अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट्स, जो कल क्या लेक्चर था हमारा, उस लेक्चर के नीचे, उस क्लास के नीचे एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी। वो हमारे लेक्चर की रिकॉर्डिंग थी। वो आप लोगों को किसी को भी नहीं प्ले हो रही। उस पर थोड़ा टाइम लगता है। आप लोगों की ऑफिशियल ईमेल आईडी से ही वो ओपन होगी। अस्सलाम वालेकुम मैम जी। वो जो आप वीडियो कह रहे हैं ना, वो प्ले करें भी तो वो टाइम जितना भी दे ना, वो नहीं ओपन होती। वो दूसरी मैम से हमने पूछा था, वो भी सेंड करती हैं, तो वो कहती हैं कि वो जब तक मैं आपको सेंड ना करूं तब तक वो प्ले नहीं होगी आपके पास। क्यों, ऐसा क्यों है कि वो सेंड ना करें? क्या मतलब वो सेंड ना करें? मैम वो जो रिकॉर्डिंग आप करती हैं ना, वीडियो प्ले, वो रिकॉर्डिंग आपके पास सेव होती है। हमारे पास वो सिर्फ ऑप्शन आता है कि मैम ने रिकॉर्डिंग सेव की है। तो जब आप वो हमें रीसेंड करेंगी फिर वो हमारे पास ओपन होती है। वैसे वो ऑप्शन ओनली यही शो करता है कि रिकॉर्डिंग सेव है। ओके, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को वो ईमेल दी जाएगी या लिंक उसका दिया जाएगा हाँ तो जी, फिर हाँ जी, ओपन। वो इसलिए ओपन होगी। वो वैसे हमारी दूसरी मैम है ना केमिस्ट्री की, वो सारी प्ले करती है ना, हम ट्राई की थी पहले। तो फिर हमने एक दिन उनसे पूछा था, फिर उन्होंने बताया था कि ऐसा नहीं प्ले होनी है आपसे वो। अच्छा, ठीक है। चलिए, सारे स्टूडेंट्स आ गए। अभी तक नहीं आए हैं सारे स्टूडेंट्स। जमीना को मैसेज करें, जमीना मैसेज करें सभी स्टूडेंट्स को कि वो लोग आ जाएं क्लास में। मैम कहाँ है बच्चों को? ठीक है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को स्लाइड्स शो हो रही हैं? यस मैम, हो रही। शो नहीं हो रही। यस मैम, हो रही। हो रही है मैम। क्यों नहीं हो रही? मैम मैं मुझे शो करती। नहीं हो रही। बेटा, आप पिक पर मैम दोबारा ज्वाइन करें। आप लीव करके ना दोबारा क्लास को ज्वाइन करें। आपके इंटरनेट का कोई मसला होगा। मैम बच्चे कह रहे हैं हमारा ऑप्शन नहीं आ रहा कुछ बच्चों का। किस चीज का ऑप्शन? मैम वो जो जनरल के आगे बना होता है ना ऑप्शन, उसको क्लिक करके हम क्लास ज्वाइन करते हैं। जनरल के आगे? टीम्स पे। बेटा, यस मैम। टीम्स को ओपन करके क्लास लिखी हुई होती है सामने। उस क्लास में बस आपने ज्वाइन कर लेना है। यस मैम, वो ही उनका ऑप्शन नहीं ना आ रहा। वो जरा अपनी टीम्स को दोबारा से रिफ्रेश करें, आ जाएगा। क्योंकि सबके पास आया हुआ है तो उनको क्यों नहीं आ रहा? मैम पता नहीं, मैंने दोबारा उन्हें कहती हूँ।
चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट टाइम हमने हेक्सोकाइनेज को रेगुलेट करना सीखा था। हमने ये देखा था कि ग्लाइकोलिसिस को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं बाय रेगुलेटिंग हेक्सोकाइनेज, और हमने ये देखा था कि हेक्सोकाइनेज के 4 आइसोजाइम्स होते हैं। आइसोजाइम्स क्या होते हैं? ये डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं या एंजाइम्स होते हैं जो डिफरेंट जीन से इनकोड होती हैं, बट दे फंक्शन सेम। उनका फंक्शन सेम होता है, वो सेम कैटालिटिक रिएक्शंस को कैटालाइज करती हैं। फिर हमने देखा कि 4 जो आइसोजाइम्स होते हैं हेक्सोकाइनेज के, चारों के नेम को हम रोमन न्यूमरल्स में नेम देते हैं। उनका हेक्सोकाइनेज 1, हेक्सोकाइनेज 2, हेक्सोकाइनेज 3 एंड हेक्सोकाइनेज 4। सो जो पहले 3 हेक्सोकाइनेजेस हैं उनको मसल हेक्सोकाइनेजेस भी कहते हैं, क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन मायोसाइट्स, दैट इज मसल सेल्स। एंड लास्ट हेक्सोकाइनेज जो हेक्सोकाइनेज 4 है, that is present in liver cells only, and this is also known as liver isozyme of या liver hexokinase या glucokinase भी कहलाता है। फिर हमने उसके बाद उनकी रेगुलेशंस देखी थी। हमने ये देखा था कि वो काम तो सेम करते हैं, उनका फंक्शन क्या है? ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना, पर उनके रेगुलेशन का तरीका डिफरेंट है। हेक्सोकाइनेज 1, 2 एंड 3 जो हैं वो रेगुलेट होते हैं बाय देयर ओन प्रोडक्ट, तो उनका अपना ही प्रोडक्ट उनको इनहिबिट कर देता है, हेक्सोकाइनेज 1, 2 एंड 3 को। जबकि दूसरी तरफ जो हेक्सोकाइनेज 4 है, जिसको ग्लूकोकाइनेज भी कहते हैं, वो अपनी ही प्रोडक्ट से इनहिबिट नहीं होता, बल्कि उसको इनहिबिट करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक लिवर प्रोटीन चाहिए होती है जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की प्रेजेंस में काम करती है। जब सेल में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का लेवल ज्यादा हो जाता है तो सेल क्या करता है? उस स्पेसिफिक लिवर प्रोटीन को न्यूक्लियस के अंदर भेज देता है, ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो जैसे ही वो लिवर के न्यूक्लियस के अंदर जाती है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाती है, तो वहां पर उसके साथ रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड कर जाती है और हेक्सोकाइनेज 4 जो है वो इनएक्टिव इनहिबिट हो जाता है। पर जब ग्लूकोज का लेवल बॉडी में ज्यादा होता है तो ये ग्लूकोज का ज्यादा लेवल फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ कंपटीशन करता है, और ग्लूकोज जो है जैसे ही फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से ज्यादा होता है तो ये ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज 4 से रेगुलेटरी प्रोटीन को हटा देता है। जैसे ही रेगुलेटरी प्रोटीन हटती है तो न्यूक्लियस से वापस बाहर हेक्सोकाइनेज 4 आ जाता है और ये एक्टिव हो जाता है और ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस को स्टार्ट दोबारा से करवा देता है। फिर हमने ये देखा कि दोनों रिएक्शन मैकेनिज्म में डिफरेंस क्या है और डिफरेंस क्यों है। वो डिफरेंस क्यों है? क्योंकि दोनों का रोल ऑफ ऑर्गन जो है वो डिफरेंट है और दोनों के कंसंट्रेशन फॉर हाफ सैचुरेशन वो डिफरेंट है। रोल ऑफ ऑर्गन कैसे डिफरेंट है कि ग्लूकोज का काम है मसल्स का काम है एनर्जी को प्रोड्यूस करना बाय यूजिंग ग्लूकोज, बाय कंज्यूमिंग ग्लूकोज। ऑन द अदर हैंड, liver function is only to maintain the blood glucose level, blood glucose homeostasis। तो लिवर का काम सिर्फ कितना है कि वो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मलाइज रखता है। आगे दोनों की कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, इसका मैंने आप लोगों को बताया था कि हेक्सोकाइनेज 1, 2 एंड 3 जो होते हैं उनके पास कैपेसिटी ही कम होती है ग्लूकोज को अपने साथ बाइंड करने की, इसलिए वो हाफ सैचुरेटेड हो जाते हैं एट 0.1 मिलीमोलर। और जो हेक्सोकाइनेज 4 है, जिसको हम लिवर हेक्सोकाइनेज भी कहते हैं, ग्लूकोकाइनेज भी कहते हैं, इसके पास कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है ग्लूकोज को बाइंड करने, इसलिए इसकी हाफ सैचुरेशन जो होती है वो 10 मिलीमोलर पर जाकर होती है। तो 10 मिलीमोलर से पहले ये क्या करता रहता है? ये ग्लूकोज को कंजर्व रखता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस उसकी नहीं होने देता। नेक्स्ट है रेगुलेशन थ्रू PFK1। तो कल हमने एक एंजाइम की रेगुलेशन पढ़ी, आज हम दूसरे एंजाइम के थ्रू ग्लाइकोलिसिस की रेगुलेशन पढ़ते हैं। तो PFK1 is known as phosphofructokinase 1, जिसका हमें ऑलरेडी पता है कि फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 जो होता है ये
थर्ड स्टेप पे इन्वॉल्व होता है और ये क्या करता है, ये सिंपली फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को, जो हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होता है उसको कन्वर्ट करता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में बाय यूजिंग वन एंजाइम, बाय यूजिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। तो इस एंजाइम को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? ये एंजाइम जो होता है ये इरिवर्सिबल स्टेप को कैटालाइज करता है, इसलिए ये अपने आप को रिवर्स नहीं कर सकता। तो इरिवर्सिबल होता है यानी कि इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को ही फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। इस एंजाइम के पास भी सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है, जैसे सारे एंजाइम्स के पास होती है। हर एंजाइम के पास एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है जिस साइट के ऊपर उसका सबस्ट्रेट बाइंड करता है और उसको कैटालिटिक एक्टिविटी के थ्रू अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसी तरह PFK1 के पास भी एक उसकी अपनी सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है, बट इट हैज सेवरल एलोस्टेरिक एक्टिविटर्स एंड इनहिबिटर्स। पर इसके पास बहुत सारे मतलब बहुत सारे एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स होते हैं और इनहिबिटर्स होते हैं। एलोस्टेरिक का मतलब मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि एलोस्टेरिक क्या होता है, वो वाली साइट जिस साइट पर वो बाइंडिंग साइट नहीं होती। तो उस बाइंडिंग साइट के अलावा किसी भी साइट पर अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा कोई केमिकल कंपाउंड बाइंड करता है जो इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, तो वो क्या कहलाता है? एलोस्टेरिक एक्टिवेटर कहलाता है। और एलोस्टेरिक साइट पर अगर कोई ऐसा कंपाउंड बाइंड करता है या ऐसी चीज बाइंड करती है एंजाइम के साथ जो उसको इनहिबिट कर देती है, तो वो क्या कहलाता है? एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स कहलाता है। तो इस तरह PFK1 के अपने बहुत सारे एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स हैं और उसके बहुत सारे एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स होते हैं, जिनमें से चंद का हम यहाँ पर जिक्र करते हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे इनहिबिटर्स का। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एलोस्टेरिकली PFK1 को इनहिबिट कर देती हैं? तो वो कौन सी हैं? नंबर 1 ATP। ATP क्या करता है? इनहिबिट करता है किसको? PFK1 को। कैसे इनहिबिट करता है? बाय बाइंडिंग टू एन एलोस्टेरिक साइट। ये एक एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड हो जाता है एंड लोअर्स द एफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। और ये क्या करता है? जैसे ही ATP एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड होता है, वैसे ही एंजाइम की अपनी जो बाइंडिंग साइट की एबिलिटी होती है सबस्ट्रेट के अपने साथ बाइंड करवाने की, वो कम हो जाती है। तो अब क्या होता है कि सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर सकता। सबस्ट्रेट क्या है इस एंजाइम का? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो जब वो बाइंड नहीं करेगा तो आगे ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी, ग्लाइकोलाइसिस रुक जाएगी। तो ATP क्या करता है? ATP एक एलोस्टेरिक इनहिबिटर है PFK1 का। अब ATP एलोस्टेरिक इनहिबिटर होना हमें ये बता रहा है कि जब सेल में ATP की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। मैम एलोस्टेरिक एक्टिवेटर से क्या मतलब, क्या बात है? बेटा एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स अभी हम आगे पढ़ते हैं। एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स उन चीजों को कहते हैं जो एंजाइम की बाइंडिंग साइट पर बाइंड नहीं होते पर किसी दूसरी साइट पर बाइंड होकर एंजाइम को एक्टिवेट करवा देते हैं। एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड होकर एंजाइम को एक्टिवेट करवा देते हैं, उसको कहते हैं एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि PFK1 के एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स क्या होते हैं। ठीक है? ओके मैम। तो अब हम बात कर रहे थे ATP की। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बेटा अभी मैं दूसरी क्लास लेके होती हूँ, उसमें आवाज सबको क्लियर आ रही थी, आप लोगों को क्यों नहीं आ रही क्लियर? हाँ मैम क्लियर आ क्लियर रहा आ है, रही मुझे है तो मैम बिल्कुल नेट क्लियर का आ रही मसला है। है उसका। आप लोगों के इंटरनेट कनेक्शन का मसला है। आप लोग थोड़ा सा आगे पीछे जाओ, थोड़ा सा बाहर अंदर निकल के देखो कि कहाँ पे आपको आवाज ठीक से आ रही है। तो वहां पे ही आप लोगों को फिर वहां पे अपनी सीट जरा अरेंज करो ताकि आप लोगों को सही से समझ आ सके। ठीक है? मैम जी आप जो लफ्ज बोलती हैं ना उनकी समझ नहीं आती, कोई कोई नेचुरल लफ्ज मतलब जो आप इंजाइम वाला समझा रही थी ना वो थोड़ी सी समझ नहीं आई मुझे। PFK1 वाला
मैम वो जो आप कह रही है ना वो एलोस्टेरिक साइट, वो एंजाइम की कौन सी साइट को एक्टिवेट करती है वो बता दें। बेटा एलोस्टेरिक साइट कहते हैं कोई भी साइट जो बाइंडिंग साइट के अलावा हो। ठीक है मैम जी। एलोस्टेरिक साइट कौन सी होती है? कोई भी साइट जो एंजाइम की बाइंडिंग साइट नहीं होती। बाइंडिंग साइट पे सिर्फ सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है और कोई चीज बाइंड नहीं कर पाती, क्योंकि हमें पता है ना एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स को ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। बेटा अपने माइक्स को ऑफ कर दें। तो क्या होता है कि अब सब जो एक्टिवेटर्स हैं या इनहिबिटर्स हैं वो एंजाइम की बाइंडिंग साइट पे तो बाइंड नहीं हो सकते, तो वो एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड हो जाते हैं। एलोस्टेरिक कहते हैं कोई भी साइट जिस साइट पे बाइंडिंग साइट ना हो। तो वो एंजाइम की कोई भी साइट होती है, एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होता है ना, वो एक्टिवेटर्स कहीं पे भी जाके बाइंड हो जाते हैं, किसी भी एलोस्टेरिक साइट पे जाके वो बाइंड हो सकते हैं सिवाय बाइंडिंग साइट के। ओके चलें जी, चलें जी नेक्स्ट पे आते हैं कि इनहिबिटर्स की हम बात कर रहे थे। PFK1 के जो इनहिबिटर्स हैं, एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स हैं, वो उनमें से एक इनहिबिटर है ATP। तो ATP क्या करता है? PFK1 की एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड होता है। जैसे ही ATP एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड होता है तो एंजाइम की अपनी जो एबिलिटी होती है सबस्ट्रेट को अपने साइड बाइंड कराने की वो कम हो जाती है। जब वो कम हो जाती है तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकता एंजाइम के साथ। सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा तो प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे तो ग्लाइकोलिसिस आगे नहीं होगी। इसका मतलब ग्लाइकोलिसिस रुक गई, ग्लाइकोलिसिस स्टॉप हो गई। अब यहाँ से हमें एक चीज पे गौर करना है, वो ये चीज कि ATP ने उसको इनहिबिट क्यों किया। ATP तो एनर्जी है, एनर्जी कैसे किसी चीज को इनहिबिट कर सकती है? कर सकती है। कैसे कर सकती है? इसका ये मतलब हुआ कि अब सेल में, बॉडी में ATP का लेवल बहुत ज्यादा हाई है। जब ATP ऑलरेडी अच्छी ज्यादा खासी अमाउंट में प्रेजेंट है बॉडी में या सेल में, तो फिर क्या हमें और ATP बनाने की जरूरत है? नहीं जरूरत। वही कल वाली एग्जांपल कि पानी का टैंक आपका फुल हो गया, फिर भी क्या आपको मोटर ऑन रखने की जरूरत है? नहीं जरूरत। तो वही बात कि ATP जब ऑलरेडी आपके सेल्स में, आपकी बॉडी में ज्यादा मौजूद है, तो फिर आपको ग्लाइकोलिसिस को ऑन रखने की जरूरत नहीं है। तो ATP खुद ही PFK1 का इनहिबिटर बन जाता है कि वो जैसे ही ज्यादा ATP की कंसंट्रेशन होती है तो वो ATP PFK1 के साथ एलोस्टेरिकली बाइंड कर जाती है। एलोस्टेरिकली बाइंड करती है तो PFK1 जो है वो इनहिबिट हो जाता है और वो अपना फंक्शन छोड़ देता है, अपने आप को इनहिबिट कर देता है। फिर उतने टाइम के लिए वो इनहिबिट ही रहता है जब तक ATP की कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है। तो ATP की कंसंट्रेशन कब ज्यादा रहती है? आवाज कटने लग गई है। सबको कट रही है मेरी आवाज? नो मैम, आवाज नहीं कट रही, हम सही आ रही है। बेटा आप लोग सही आ रही है। ओके, जिनके पास आवाज कट रही है वो थोड़ा सा आगे पीछे जाएं, अपने इंटरनेट कनेक्शन को दोबारा से रिफ्रेश करें तो उनका कनेक्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी तरफ से बेटा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब दूसरी तरफ दूसरा इनहिबिटर कौन सा है? वो इनहिबिटर है सिट्रेट। सिट्रेट क्या है? ये भी एलोस्टेरिक इनहिबिटर है। किस तरह से एलोस्टेरिक इनहिबिटर है कि जो ATP का इफेक्ट था ना PFK1 को इनहिबिट करने, पॉइंट पे लिखा मैम, पहले पॉइंट में अफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। मैम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का इसके अंदर क्या चक्कर है ये भी बता दें। बेटा PFK1 का जो सबस्ट्रेट है वो क्या है? वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट नहीं है, वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है। आपको ग्लाइकोलिसिस भूल गई है? ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट PFK1 के साथ बाइंड करता है और PFK1 इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। इसका मतलब है कि आप लोगों ने ग्लाइकोलिसिस भी नहीं की हुई। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग सब सुन लें कि आप लोगों का ग्लाइकोलिसिस का टेस्ट है। क्विज लूंगी मैं, किसी भी तरह से आप लोगों का क्विज ले सकती हूँ। ओके मैम। ग्लाइकोलिसिस का क्विज है आप लोगों का। नेक्स्ट लेक्चर है वेडनेसडे को, सो वेडनेसडे को आप लोगों का क्विज है, रिमेंबर दैट। ओके जी, नेक्स्ट इनहिबिटर है हमारे पास सिट्रेट।
सिट्रेट क्या है? ये भी एक एलोस्टेरिक इनहिबिटर है। कैसे एलोस्टेरिक इनहिबिटर है कि जो पहले एटीपी इनहिबिट कर रहा था, सिट्रेट उस एटीपी के ही इफेक्ट को और इन्हांस कर देता है। तो जब एटीपी का इफेक्ट और इन्हांस हो जाएगा तो PFK1 और ज्यादा अच्छे तरीके से इनहिबिट हो जाता है। समझ लग गई? तो सिट्रेट जो है, हाई लेवल्स ऑफ सिट्रेट, ये क्या करते हैं? एलोस्टेरिकली PFK1 को रेगुलेट करते हैं। हाई सिट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ एटीपी। तो एटीपी के इनहिबिटरी इफेक्ट को हाई सिट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर देती है, फर्दर रिड्यूसिंग द फ्लो ऑफ ग्लूकोज थ्रू ग्लाइकोलिसिस। तो इससे क्या होता है कि जब एटीपी का इनहिबिटरी इफेक्ट और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो सबस्ट्रेट PFK1 के साथ बाइंड नहीं कर सकेगा। जब सबस्ट्रेट PFK1 के साथ बाइंड नहीं कर सकेगा तो प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे तो मजीद ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी। मजीद ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी तो पीछे वाला जो नया ग्लूकोज है वो भी ग्लाइकोलिसिस में एंटर नहीं होगा। तो ये क्या करता है? रिड्यूसिंग द फ्लो ऑफ ग्लूकोज थ्रू ग्लाइकोलिसिस। कि जो फ्लो चल रहा था पहले ग्लूकोज का, ग्लाइकोलिसिस के दौरान उस फ्लो को कम कर देती है, उस फ्लो को रोक देती है। क्लियर? सबको समझ लग गई है? यस मैम। जी मैम। ओके, अब है एक्टिवेटर्स की बात। तो एक्टिवेटर्स क्या हैं? हमेशा याद रखें, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जो इनहिबिटर्स होते हैं उनके एंटागोनिस्ट एक्टिवेटर्स होते हैं। तो इनहिबिटर्स यहाँ पर क्या थे? एटीपी यानी कि हाई एनर्जी लेवल। तो एक्टिवेटर्स क्या होंगे? लो एनर्जी लेवल। तो अगर बॉडी में एनर्जी कम है तो फिर क्या हो जाएगा? PFK1 एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे एक्टिवेट होगा? कि जब बॉडी में एटीपी कम है, इसका क्या मतलब है कि एटीपी ज्यादा यूज हो चुकी है। जब एटीपी ज्यादा यूज हो गई है तो बॉडी में क्या बन जाता है? ADP और AMP बन जाते हैं। ADP और AMP जो होते हैं वो क्या होते हैं? लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा हो जाएं बॉडी में तो ATP कम हो जाती है। तो ये ADP और AMP एलोस्टेरिकली क्या करते हैं? बाइंड कर जाते हैं PFK1 के साथ और ATP की इनहिबिशन को खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ एक और मॉलिक्यूल है, वो है फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। ये क्या है? ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, ये एक और अलग से मॉलिक्यूल है, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसमें कार्बन नंबर 2 और 6 पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि PFK1 के प्रोडक्ट में कार्बन नंबर 1 और 6 पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो दिस मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट binds to its allosteric site on PFK1। ये भी एलोस्टेरिक साइट पे PFK1 के बाइंड होता है और ये क्या करता है? जैसे सिट्रेट ने एटीपी ने एफिनिटी कम कर दी थी सबस्ट्रेट की, इस तरह ये क्या करता है? एंजाइम की एफिनिटी को बढ़ा देता है सबस्ट्रेट के लिए। तो फिर सबस्ट्रेट जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है वो आराम से बाइंड कर जाता है PFK1 के साथ और उसको कैटालाइज करवा देता है इनटू इट्स प्रोडक्ट्स, दैट इज फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो इस तरह जो इनहिबिशन है वो खत्म हो जाती है। तो एक्टिवेटर्स कौन कौन से हमारे पास? दो हैं। कौन से? एक तो लो एनर्जी लेवल मॉलिक्यूल्स हैं, दैट आर ADP एंड AMP। दूसरी तरफ फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है, ये क्या करता है? ये एलोस्टेरिकली बाइंड करता है और एंजाइम की जी मैम जी फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट दोबारा बता दें। फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बिल्कुल फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की तरह का एक कंपाउंड है। ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये ना फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट ग्रुप लगा है। पर जो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है ये ऐसा मॉलिक्यूल होता है कि जिसमें कार्बन नंबर 1 पे नहीं लगा होता, ये कार्बन नंबर 2 पे फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पे और कार्बन नंबर 6 पे। तो वो क्या बन जाता है? वो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बन जाता है, जो एक्टिवेटर है फ्रुक्टोज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 का। एक्टिवेटर कैसे है कि ये एंजाइम की एफिनिटी को बढ़ा देता है सबस्ट्रेट के लिए। तो जब सबस्ट्रेट ज्यादा बाइंड होगा तो प्रोडक्ट्स ज्यादा बनेंगे तो ग्लाइकोलिसिस होगी तो इसका मतलब है और ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि बॉडी में अभी एटीपी की कमी थी। यार तो अभी आप लोग मुझे बताएं मैंने क्या बताया है। हाँ जी, मैं पूछती हूँ। अच्छा जी, हाँ जी, मुझे 4030 बताएंगी। 4030 अभी मैंने क्या बताया? PFK1 के बारे में, इसको रेगुलेट करने के बारे में क्या बताया?
आपको मेरी आवाज आ रही है? बेटा आप बोल नहीं रही, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा आपके पीछे बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही है, पर आपकी आवाज नहीं आ रही। फोर 4030 आप चैट में लिख के बता सकती हैं आपका कोई इश्यू है तो। ठीक है, फिर अगर 4030 क्लास में नहीं है तो इनकी फिर एब्सेंट मार्क हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट मुझे बताएं 4047, रजिस्ट्रेशन नंबर 4047। फोर 4047 नहीं है क्लास में। फोर 4047 लीव कर रही है और ये लीव कर गई है। ठीक है, जमीना इनका रोल नंबर नोट कर लें और आपने इनको इन्फॉर्म कर देना है कि इनकी आज की भी और अगले 2 दिनों के लिए इनकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। अगले 2 लेक्चर में इनकी एब्सेंट मार्क रहेगी। फिर मेरे पास एंड पर कोई ना आए और आके मुझे ये कहे कि मैम हमारी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई। नेक्स्ट है 4054। फोर 4054 हाँ जी बेटा बोलें, शाबाश। यस मैम। हाँ जी बेटा, मैं पूछ रही हूँ आपसे कि अभी मैंने क्या बताया, पीएफ के 1 को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? मैम वो आपकी आवाज कट रही है, एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। पीएफ के 1 को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? बेटा बोलें, आप कुछ बोल नहीं रही, अभी तक मुझे आपकी कोई आवाज नहीं आई। मैम मेरी ब्लड चली गई। हाँ जी 4062। यस मैम। हाँ जी बेटा, पीएफ के 1 को हम कैसे मैम जी रेगुलेट कर सकते हैं? बताऊं मैं? हाँ जी मैम जी
यस मैम फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को ये होता है, कैटालाइज करता है और ग्लूकोज के फर्स्ट मीटेड स्टेप को। और मैम इसको हम इसके दो इनहिबिटर्स भी होते हैं दूसरे एंजाइम्स की तरह, इसके एक्टिवेटर्स भी होती हैं, इनहिबिटर्स भी होते हैं और सबस्ट्रेट भी होते हैं। मैम जी इसके जो बेटा इनहिबिटर्स होते हैं सबस्ट्रेट वो एक दो मिनट। होते हैं, एटीपी यानी कि हमारी बॉडी में हाई लेवल ऑफ एनर्जी। हाँ जी आगे। और मैम हाई लेवल ऑफ एनर्जी मैम जब हमारी बॉडी में एनर्जी का लेवल हाई हो जाता है तो फिर मैम हम फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को मैम इनहिबिट कर देते हैं। मैम जी एटीपी उस फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के बाइंड एलोस्टेरिकली आके उसके ऊपर बाइंड हो जाती है। और मैम वो जो उसके और मैम जी जो एंजाइम की एफिनिटी है उसको कम कर देती है। और मैम फिर वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो अपना काम इतना अच्छे से अपना काम नहीं कर सकता और मैम एटीपी फिर हमारी बॉडी में और नहीं बनती। और मैम दूसरा इनहिबिटर है मैम, सही है हाँ जी मैम, दूसरा सही। इनहिबिटर डिस्ट्रेट मैम ठीक है वो ठीक है, सिट्रेट बेटा ठीक है। एनीवन एल्स रेज योर हैंड्स। हाँ जी बेटा बोलें। एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है। हाँ जी बेटा बोलें। यस मैम, सिट्रेट जो है वो भी एक इनहिबिटर है। क्या होगा कि जो PFK1 है उसकी जो एलोस्टेरिक साइट होती है वहाँ पे आके सिट्रेट अटैच हो जाएगा। जब अटैच होगा तो जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है वो मतलब जो ग्लाइकोलिसिस है वो आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगी, जिससे एटीपी की जो प्रोडक्शन है, एनर्जी प्रोडक्शन है वो फर्दर नहीं होगी, क्योंकि पहले ही एनर्जी काफी अमाउंट में मौजूद है। और मैम मेरा एक क्वेश्चन भी यहाँ पे था कि जो सिट्रेट है वो यहाँ पे हमें कैसे मतलब ऑब्टेन हुआ, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस तो हो रहा इसमें साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है, साइटोसोल में, लेकिन जो सिट्रेट है वो क्रेब्स साइकिल जब होता है तब बनता है ना, लेकिन क्रेब्स साइकिल तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने राइज किया है, जिसको मैं बताना खुद भी भूल गई थी कि बेसिकली होता क्या है। जो सिट्रेट होता है वो क्रेब्स साइकिल के दौरान प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जरूरी ये नहीं होता कि ये चीजें आपस में एक्सचेंज नहीं हो सकती, तो सिट्रेट वहां से बाहर आ सकता है, या सिट्रेट की हाई कंसंट्रेशन ही एटीपी को सिग्नल भेज देती है और वो एलोस्टेरिकली उसको रेगुलेट कर लेता है। जितना ज्यादा हाई सिट्रेट होगा हमारे सेल के अंदर मौजूद, उतना ही ज्यादा एटीपी जो है वो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 के साथ बाइंड कर जाएगा, टाइटली बाइंड कर जाएगा, और जो सिट्रेट का लेवल है वो उसको रेगुलेट करेगा। और इस तरह क्या होगा कि जितनी अमाउंट में एटीपी उसके साथ बाइंड हो रहा है वो टाइटली बाइंड होने की वजह से वहां पे उस एंजाइम की क्या हो जाती है, इनहिबिशन हो जाती है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि क्रेब्स साइकिल के दौरान सिट्रेट प्रोड्यूस होता है, पर जब सिट्रेट प्रोड्यूस होता है अगर क्रेब्स साइकिल हो रहा है तो क्रेब्स साइकिल से जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं वो हमारे पास प्रोडक्ट्स कौन से आते हैं, एटीपी आता है, NADH आता है, FADH आता है। ये तीनों के तीनों ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें हाई एनर्जी का पता देते हैं। एटीपी भी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, NADH और FADH से हम मजीद एटीपी प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि यानी कि मजीद एटीपी प्रोड्यूस हो रही है। तो सिट्रेट, हाई लेवल ऑफ सिट्रेट जो है वो इनडायरेक्टली इसको रेगुलेट कर रहे होते हैं, इसको इनहिबिट कर रहे होते हैं। और वो कैसे इनहिबिट करते हैं कि वो एटीपी की जो बाइंडिंग है उसको अफेक्ट करते हैं। तो एटीपी का जो इनहिबिटरी इफेक्ट है उसको और ज्यादा इनहांस कर देते हैं, उसको इंक्रीज कर देता है। सिट्रेट का काम सिर्फ इतना होता है, और वो क्या करता है उसके साथ एलोस्टेरिकली
उसको इनहिबिट कराता है, यानी कि अपनी साइट पे नहीं लगता, वो बाइंडिंग साइट पे नहीं लगता, वो एंजाइम की किसी और साइट पे अटैच हो सकता है या एंजाइम के किसी को फैक्टर के साथ अटैच होकर वो उसको सिग्नल प्रोवाइड कर सकता है। क्लियर? यस। ओके, चलें जी, नेक्स्ट पे चलें हम लोग फिर। यस मैम। सो ये हमारे पास अब डायग्राम है, डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि PFK1 क्या काम करता है। वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को ATP की प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है और साथ में इस ATP को ADP में कन्वर्ट कर देता है। तो जब सेल में ऑलरेडी अमाउंट में ज्यादा ATP होगी तो PFK1 इनहिबिट हो जाएगा, ये रिएक्शन इनहिबिट हो जाएगा। क्रॉस का मतलब है कि वो रिएक्शन इनहिबिट हो जाएगा। इसी तरह अगर सिट्रेट हाई लेवल में मौजूद है तो वो सिट्रेट भी क्या करता है, इनहिबिट कर देता है किसको, इस रिएक्शन को। और ये वाला रिएक्शन एक्टिवेट कैसे होता है, ये जो एरो का है ट्रायंगल बना हुआ है, इसका मतलब है एक्टिवेट होना। एक्टिवेट किससे होता है, हाई लेवल्स ऑफ AMP एंड ADP यानी कि लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स एंड हाई लेवल्स ऑफ फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट कर देते हैं इस रिएक्शन को। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में बाय यूजिंग फ्रुक्टोकाइनेज 1। तो दूसरी डायग्राम में दिखाया गया है कि इसके इसको एक्टिवेट करने वाले कौन कौन सी चीजें हैं, हाई लेवल्स ऑफ AMP एंड हाई लेवल्स ऑफ फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। दूसरी तरफ इसी PFK1 को इनहिबिट करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, हाई लेवल्स ऑफ ATP एंड हाई लेवल्स ऑफ सिट्रेट। ओके, यस मैम। so now the next enzyme is pyruvate kinase, regulation through pyruvate kinase। हम ग्लाइकोलिसिस को कैसे स्टॉप कर सकते हैं या कैसे ऑन कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, बाय रेगुलेटिंग पायरुवेट काइनेज। अभी तक हमने 2 एंजाइम्स की रेगुलेशन पढ़ी और अब हम तीसरे एंजाइम की रेगुलेशन पढ़ रहे हैं। जो तीसरा एंजाइम है पायरुवेट काइनेज, ये 10th स्टेप पे यूटिलाइज होता है, हमें पता है इसका, और वो जो 10th स्टेप होता है वो भी इरिवर्सिबल होता है, इसीलिए हम इस एंजाइम को रेगुलेट करते हैं। तो इस एंजाइम के हेक्सोकाइनेज की तरह 3 आइसोजाइम्स होते हैं। देयर आर 3 आइसोजाइम्स ऑफ दिस एंजाइम इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं, तमाम वो जानदार जिनमें बैकबोन पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिनका स्ट्रॉन्ग अपना सपोर्ट सिस्टम होता है। तो उन तमाम वर्टिब्रेट्स में, उन तमाम जानदारों में, उन तमाम ऑर्गेनिजम्स में पायरुवेट काइनेज के 3 आइसोजाइम्स पाए जाते हैं। आइसोजाइम का मतलब ऐसी प्रोटीन्स या ऐसे एंजाइम्स जो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट प्रोटीन से कोड होते हैं पर उनका फंक्शन सेम होता है। Next, high concentrations of ATP, acetyl-CoA and long-chain fatty acids allosterically inhibit all isozymes of pyruvate kinase। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने PFK1 के केस में देखा था कि अगर हाई एनर्जी ऑलरेडी मौजूद है, ATP हमारे सेल्स में अगर ज्यादा मौजूद है तो वो ATP क्या करती थी, PFK1 को इनहिबिट कर देती थी। इसी तरह यहाँ पर है कि हाई लेवल्स ऑफ ATP होंगे या हाई लेवल्स ऑफ एसिटाइल-CoA होगा या हाई लेवल्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होंगे। तमाम वो चीजें जो इंडिकेशन है हाई एनर्जी लेवल्स की, वो क्या करती हैं, वो पायरुवेट काइनेज को भी इनहिबिट कर देती हैं। तो अगर हाई कॉन्सेंट्रेशंस में ATP प्रेजेंट है, इसका मतलब हुआ कि बॉडी में एनर्जी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। और अगर एसिटाइल-CoA है तो इसका मतलब हुआ कि आगे ग्लाइकोलिसिस के बाद आपको पता है पायरुवेट को एसिटाइल-CoA में कन्वर्ट किया जाता है और उन एसिटाइल-CoA को क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करवाया जाता है। अगर एसिटाइल-CoA बहुत ज्यादा मौजूद है, इसका मतलब हुआ कि क्रेब्स साइकिल का सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, एसिटाइल-CoA बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, तो क्रेब्स साइकिल में तो मजीद एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एनर्जी ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो फिर हम क्या करते हैं, एसिटाइल-CoA भी हमें इंडिकेट करता है कि एनर्जी बहुत ज्यादा है और आगे मजीद बन भी सकती है, तो ग्लाइकोलिसिस को स्टॉप करा दो। तो एसिटाइल-CoA भी इंडिकेट करता है हाई एनर्जी लेवल्स को और एलोस्टेरिकली पायरुवेट काइनेज को इनहिबिट कर देता है। इसी तरह लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैट्स से हासिल होते हैं। तो ये जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं ये भी साइन होते हैं अबंडेंट एनर्जी का, कि जहां पर जितने ज्यादा लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स प्रेजेंट है वहां पर उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आपको पता है ना
कि फैट के मॉलिक्यूल से भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ओबीज पर्सन्स में जो मोटे लोग होते हैं उनमें फैट्स ज़्यादा होती हैं और इसीलिए उनमें एटीपी के मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा बनते हैं। तो फैट और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा होंगे तो वो भी हाई एनर्जी का ये इंडिकेशन है। तो ये तीनों के तीनों अगर हाई लेवल्स में प्रेजेंट होंगे तो ये क्या करते हैं, पायरुवेट काइनेज के तमाम आइसोजाइम्स को इनहिबिट कर देते हैं। अब यहाँ पे दो आइसोजाइम्स का जिक्र करना बहुत जरूरी है। बेटा अपने माइक्स को ऑफ कर दें। अब यहाँ पर हमारे पास दो आइसोजाइम्स हैं, एक आइसोजाइम है लिवर आइसोजाइम और दूसरा आइसोजाइम है मसल आइसोजाइम। लिवर आइसोजाइम को एल फॉर्म भी कहते हैं और मसल आइसोजाइम को एम फॉर्म भी कहते हैं। लिवर आइसोजाइम, लिवर का हमें पता है कि लिवर का फंक्शन क्या होता है, सिर्फ ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन रखना, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मलाइज रखना। तो अगर ब्लड में ग्लूकोज कम है, अगर ब्लड में ग्लूकोज कम है, इसका क्या मतलब होगा कि हमें जितना अब ग्लूकोज बचा है उसको कंजर्व करके रखना है। उसको कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्लाइकोलिसिस को रोकना पड़ेगा ताकि वो जो ग्लूकोज थोड़ा बहुत अभी हमारे पास बचा हुआ है वो पायरुवेट में कन्वर्ट ना हो और हमारा ग्लूकोज कंजर्व रहे हमारे पास। तो कंजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस एल फॉर्म को, लिवर आइसोजाइम को, एल फॉर्म को इनहिबिट कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं। कैसे इनएक्टिवेट करते हैं, बाय CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। एक CAMP क्या होती है, AMP होती है। AMP किसको कहते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की एक स्पेसिफिक टाइप होती है वो डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। तो ऐसा प्रोटीन होता है, प्रोटीन काइनेज होता है जो CAMP पे डिपेंड करता है। उस प्रोटीन काइनेज, वो प्रोटीन काइनेज इस आइसोजाइम को इनएक्टिव करवा देता है। कब, जब हमारी ब्लड में लेवल्स ग्लूकोज के कम होते हैं। क्लियर। अब इसी तरह मसल आइसोजाइम है। मसल का काम हमें पता है क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करना। क्यों प्रोड्यूस करना, क्योंकि मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है, रिलैक्सेशन करनी होती है, मसल्स ने बहुत सारे काम करने होते हैं, तो उसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। तो जब एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है तो हमें ग्लाइकोलिसिस ज्यादा करवानी पड़ती है। तो ग्लाइकोलिसिस को ज्यादा करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एम फॉर्म को, हम मसल आइसोफॉर्म को एक्टिवेट कर देते हैं। कैसे एक्टिवेट करते हैं, CAMP की मदद से एक्टिवेट करते हैं। CAMP वही है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है ग्लाइकोलिसिस को एंड ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन को। तो ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है और ग्लाइकोलिसिस एक्टिवेट हो जाता है। तो ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन पे हमारे पास मजीद ग्लूकोज बनता है और वो मजीद ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलिसिस से हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करता जाता है। अब जो ये सारा काम होता है ये किसके रिस्पॉन्स में होता है, ये एपिनेफ्रीन के रिस्पॉन्स में होता है। एपिनेफ्रीन क्या है, एक हार्मोन है जो मसल्स को बताता है कि अब एनर्जी की जरूरत है, मसल्स ने ज्यादा काम करना है। एपिनेफ्रीन इसी से रिलेटेड होता है, ज्यादा वर्क करना है, सॉरी इन कामों से रिलेटेड होता है। तो वो सिग्नल देता है और CAMP जो है एक्टिवेट कर देता है ग्लाइकोलिसिस को और ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को स्टार्ट कर देता है। क्लियर, सबको समझ लग गई है? मैम जी वो लिवर वाला दोबारा बता दें। ओके मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, लिवर का काम क्या होता है, लिवर का काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है, ब्लड में अगर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो फिर क्या करना चाहिए हमें, लिवर को उसको नॉर्मलाइज करने के लिए ग्लाइकोलिसिस को रोक देना चाहिए ताकि मजीद ग्लाइकोलिसिस ना हो और ग्लूकोज हमारे पास कंजर्व रहे, ताकि बवक्त की जरूरत हम उस ग्लूकोज को काम में ला सकें, उस ग्लूकोज से एनर्जी हासिल कर सकें। तो ग्लूकोज को लिवर जो है वो कंजर्व करता है। कंजर्व करने के लिए क्या होता है कि लिवर का आइसोजाइम इनएक्टिव हो जाता है। जब लिवर का आइसोजाइम जो पायरुवेट काइनेज है वो इनएक्टिव हो जाता है तो पायरुवेट बनना बंद हो जाता है। पायरुवेट बनना बंद हो जाता है तो ग्लूकोज कंजर्व हो जाता है जिसकी हमें जरूरत होती है। तो अब ये जो लिवर की आइसोजाइम है, लिवर आइसोजाइम है, एल फॉर्म है, ये इनएक्टिव कैसे होता है? ये इनएक्टिव होता है एक प्रोटीन काइनेज के थ्रू। प्रोटीन काइनेज के थ्रू इनएक्टिव होता है। ये जो प्रोटीन काइनेज होती है खुद डिपेंडेंट होती है किस पर, CAMP के लेवल पर।
किस पर? CAMP के लेवल पर। जितनी ज्यादा CAMP होगी वो क्या करती है, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करा देती है, और प्रोटीन काइनेज क्या करता है, इस आइसोजाइम को इनहिबिट करा देता है। तो फिर क्या होता है, हमारे पास मजीद ग्लाइकोलाइसिस होना रुक जाती है, बंद हो जाती है। क्लियर? CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज होती है। यस मैम जी, एक बार मैं बताऊं? हाँ जी मैम जी, जो लीवर लाइसोजाइम होता है मैम, यस वो जो हमारे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, लिवर ब्लड ग्लूकोज ग्लूकोज को। लिवर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। ये लिवर का काम है, आइसोजाइम का काम नहीं है, यस लिवर का मैम। काम है। ठीक है? और मैम जो लीवर आइसोजाइम है वो मैम उसको हम इनएक्टिव करवाते हैं प्रोटीन काइनेज से। और मैम यस प्रोटीन काइनेज जो है वो बनती है AMP से। मैम जितनी AMP से AMP नहीं AMP से नहीं बनती। प्रोटीन काइनेज की जो एक्टिविटी है वो CAMP पे डिपेंड करती है। बस ये इतना है कि प्रोटीन काइनेज की जो एक्टिविटी है मैम कंट्रोल करती है। यस CAMP इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, प्रोटीन काइनेज की। ठीक है? यस मैम। और फिर अगर ब्लड ग्लूकोज मैम लेवल जब ये प्रोटीन उधर आके उस पे आइसोजाइम पे अटैच होती है तो उसको इनएक्टिव कर देती है, और फिर क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होना रुक जाती है, क्योंकि पायरुवेट काइनेज इनएक्टिव हो गया ना। तो पायरुवेट काइनेज जब इनएक्टिव हो जाएगा तो ग्लाइकोलाइसिस होना रुक जाएगी, पायरुवेट मजीद नहीं बनेगा और एनर्जी मजीद नहीं बनेगी, उस ग्लूकोज को कंजर्व रखा जाएगा। ओके, सबको क्लियर है यहाँ तक? चलें जी, फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पे देखें, डायग्राम से हम इसको समझ सकते हैं कि फोस्फोइनोल पायरुवेट है पेप। पेप क्या है? सबस्ट्रेट है किसका? पायरुवेट काइनेज का। बेटा अपनी माइक्स को ऑफ कर दें थोड़ी देर के लिए। अब ये जो पेप है, फोस्फोइनोल पायरुवेट, ये पायरुवेट काइनेज का सबस्ट्रेट है, और ये सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? पायरुवेट में। तो पायरुवेट काइनेज को हम एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? उसको एक्टिवेट हम कर सकते हैं किससे? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से हम इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं? जरा बैक पे चलें और बैक पे इसको देखें। ये है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अगर फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पीछे से ग्लूकोज जो है वो रेगुलरली कंटिन्यूसली आई जा रहा है और ग्लाइकोलाइसिस में एंटर हो रहा है, तो वो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ज्यादा है, इसका मतलब है कि इसको मजीद आगे फिर हमें ब्रेक डाउन कर देना चाहिए ताकि बॉडी के अंदर ये पाइल अप ना हो। तो अगर ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ज्यादा है तो वो क्या करता है? पायरुवेट काइनेज को एक्टिवेट कर देता है। और जो बाकी हमने पढ़े कि हाई एटीपी लेवल्स, हाई लेवल्स ऑफ एसिटाइल कोए एंड हाई लेवल्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, वो क्या करते हैं? इसको इनहिबिट करते हैं, क्योंकि वो ये इंश्योर कराते हैं कि अभी एटीपी ज्यादा है, जबकि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के हाई लेवल्स ये इंश्योर कराते हैं कि एटीपी कम है। तभी तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना है। अगर एटीपी कम होती तो फिर फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, सॉरी, अगर एटीपी ज्यादा होती तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट नहीं बनना था, क्योंकि हमें पता है ना एटीपी की ज्यादा होने की वजह से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाने वाला जो एंजाइम है वो भी इनएक्टिव हो जाता है अगर एटीपी ज्यादा हो। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर एटीपी कम है तो ही फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना है ताकि एटीपी मजीद बनाई जाए। तो फिर ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के हाई लेवल्स भी पायरुवेट काइनेज को एक्टिव कर देते हैं। क्लियर? सबको समझ लग गई? यस मैम, लग गई समझ। ओके, चलिए फिर कोई भी स्टूडेंट इसको रिपीट करे जो मैंने अभी बताया है।
हाँ जी, हैंड रेज करें जो बोलना चाहता है, जो बताना चाहता है। मैम जी मैं करूँ? हाँ जी बेटा बोलें। बेटा पहले अपना हैंड रेज कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि हु आर यू। मैम 4062। जी बेटा 4062। चलें जी, इसको पायरुवेट काइनेज को हम कैसे रेगुलेट करते हैं, इसको रिवाइज करा दें हमें। बेटा बोलें, मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। 4062 बोलना चाह रही थी, एक्सप्लेन करना चाह रही थी। मैम जी, मैम जी वो नेट इशू हो गया था। ओके चलें बेटा बोलें। मैम जी पायरुवेट काइनेज के भी 3 आइसोजाइम्स होते हैं और मैम जी ये वाली एंजाइम्स वर्टिब्रेट होते हैं, मतलब कि इनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है। और मैम इन एंजाइम्स में नहीं, पायरुवेट वर्टिब्रेट्स में पायरुवेट काइनेज के 3 आइसोजाइम्स होते हैं। तो तमाम वो वाले जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, जिनमें बैकबोन होती है, उनमें पायरुवेट काइनेज के 3 आइसोजाइम्स होते हैं। ओके यस मैम। मैम हाई कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी, एसिटाइल CoA एंड लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। मैम ये एलोस्टेरिकली मैम उन पे ऑल आइसोजाइम्स ऑफ पायरुवेट काइनेज 1 काइनेज पे मैम आके इनहिबिट हो जाए, आके बाइंड हो जाते हैं और मैम पायरुवेट काइनेज को इनहिबिट कर देते हैं। मैम और मैम इनके और जब मैम जी लिवर आइसोजाइम जो है वो ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन, लिवर ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है। मैम लिवर आइसोजाइम जो है जिसको एल फॉर्म भी कहते हैं मैम, वो इनएक्टिवेट होता है प्रोटीन काइनेज से। और मैम जो प्रोटीन काइनेज की एक्टिविटी है वो कंट्रोल करता है एएमपी। यस सीएमपी, मोर स्पेसिफिकली हम सीएमपी कहेंगे, साइटोसोलिक एएमपी होता है ये। और मैम ये होता है जब ब्लड ग्लूकोज के लेवल लो हो। यस तो ब्लड ग्लूकोज के लेवल लो हैं तो हमें क्या करना है, ग्लूकोज को कंजर्व करना है ना, ताकि ग्लूकोज बचे हमारे पास, तो हम मजीद ग्लाइकोलाइसिस को स्टॉप करा देते हैं। हाँ जी, एनीवन एल्स, कोई और स्टूडेंट इससे आगे एक्सप्लेन करे। कोई और स्टूडेंट बेटा हैंड रेज करें अपना। हाँ जी 4041 बोलना चाहती हैं। बेटा कोई और रिपीट करे जिसका इंटरनेट ठीक आ रहा है। हाँ जी, कोई भी स्टूडेंट नहीं है कोई नहीं एक्सप्लेन करना चाहता। हाँ जी 3706 बेटा आप एक्सप्लेन करें। मैम मैं करूँ आगे? हाँ जी बेटा बोलिए। मैम आगे हमारे पास मसल आइसोजाइम्स हैं जो मसल्स है ये मसल्स आइसोजाइम ये मसल की जो कंट्रैक्शन है उसको मेंटेन करते हैं। मसल आइसोजाइम नहीं करता बेटा, मसल आइसोजाइम नहीं करता, मसल का काम है, मसल का काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना फॉर कंट्रैक्शन। जी मैम, इसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, तो इसके लिए जो CAMP है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है ये एक्टिवेट करता है ग्लाइकोलाइसिस को। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है
जब होती है तो हमारे जो मसल्स में है ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी हासिल होती है। और ये ब्रेकडाउन जो है ये एपिनेफ्रॉन की जो है उसके रिस्पॉन्स में होता है। एपिनेफ्रॉन जो है ये एक हार्मोन है, तो इसका काम है कि ये जो है ब्रेकडाउन जो है मसल्स में करता है। ओके मैम आगे भी करूँ? हाँ जी, आगे भी बताएं। मैम आगे जो फोस्फो इनाइल पायरोवेट है मैम, ये एटीपी की प्रेजेंस में जो है वो पायरोवेट को बनाता है। जो एटीपी की हम प्रेजेंस में नहीं बेटा, एटीपी की प्रेजेंस में नहीं है, इसको आप लोग भी करेक्ट कर लें। एटीपी इस लेवल पे प्रोड्यूस होता है। ओके मैम, ठीक है, ये आप लोग करेक्ट कर लें, ये डायग्राम में थोड़ा सा इशू है। जी मैम। मैम जो पेप है ये सब्स्टिट्यूट होता है पायरोवेट का। नेक्स्ट है पायरोवेट जो काइनेज है, ये एक्टिवेट कैसे होता है। जो फ्रक्टोज 1 बिस्फॉस्फेट है, जब इसकी जो कंसंट्रेशन है ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से जो पायरोवेट काइनेज है वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वैसे वैसे पायरोवेट काइनेज जो है वो एक्टिवेट होता जाता है। क्यों एक्टिवेट होता है? क्योंकि फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट भी इस चीज़ की इंडिकेशन है कि सेल में एटीपी कम है। क्योंकि अगर एटीपी ज़्यादा होता तो उसके एंजाइम ने भी बंद हो जाना था। PFK1 ने, हमें पता है ना एटीपी के हाई लेवल्स ऑफ एटीपी पे PFK1 इनएक्टिव हो जाता है। चलें जी, नेक्स्ट पे आते हैं हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन में हमारे पास सबसे पहला जो हार्मोन होता है वो होता है इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करता है? कोई भी आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट मुझे बताए कि इंसुलिन का लेवल हमारी बॉडी के अंदर कब ज्यादा होता है, या चलें छोड़ेंगे, ये बताएं कि इंसुलिन का काम क्या होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? मैम ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। अगर इंसुलिन हमारी मतलब जब हमें शुगर होती है, डायबिटीज इंसाइडस है फॉर एग्जांपल, तो हम इंसुलिन इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता, उतना हम नहीं कर सकते, इसलिए हमें इंसुलिन चाहिए होती ताकि हमारी बॉडी के फंक्शंस रेगुलेट हो सके। हाँ जी, तो इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को, ब्लड ग्लूकोज को कम करना। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, तो इसका ये फंक्शन है। अब जब किसी इंसान ने बहुत ज्यादा खाना खाया, वैसे ही फुल पेट भरकर फुल वेल फेड स्टेट में है, उसका एब्डोमेन फुल है, तो क्या होता है? हम क्या खाते हैं? हम कार्बोहाइड्रेट्स ही खाते हैं ना मोस्टली। हम चावल खाते हैं, राइस खाते हैं, एक ही बात होगी, हम गंदम खाते हैं, रोटी खाते हैं। तो इन सारी चीजों में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन के बाद ऑलमोस्ट सारे के सारे ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि वेल फेड स्टेट में जब हमने फुल पेट भर के खाना खाया हुआ है, उस स्टेट में हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। इसीलिए हम ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो डायबिटिक पेशेंट की चेक करते हैं, वो खाना खाने के फौरन बाद नहीं चेक करते, क्योंकि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन उस वक्त ज्यादा हुई होती है। तो जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इंसुलिन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इंसुलिन का काम है उस ग्लूकोज को कम करना। बेटा अपने माइक्स को ऑफ कर दें। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो फिर इंसुलिन भी ज्यादा होगा ताकि उस ग्लूकोज को कम कर सके। तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन इन तीनों एंजाइम्स को, हेक्सोकाइनेज को, PFK1 को एंड पायरुवेट काइनेज को, इन तीनों एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट जैसे ही करता है तो क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो जाती है। ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो जाती है तो ग्लूकोज का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व होकर पायरुवेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इंसुलिन वेल फेड स्टेट में इंसुलिन क्या करता है? इन तीनों एंजाइम्स को एक्टिवेट करवा देता है ताकि ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए। जबकि दूसरी तरफ क्या होता है? जब फास्टिंग स्टेट होती है, तो फास्टिंग स्टेट में हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल ऑलरेडी बहुत कम होता है, तो वहां पे हमारे पास काम करता है ग्लूकागोन एंड एपिनेफ्रिन। तो ये जो दोनों हार्मोन्स हैं, ग्लूकागोन एंड एपिनेफ्रिन, ये इंसुलिन के बिल्कुल उलट काम करते हैं। ये क्या करते हैं? ये इन्हीं तीनों एंजाइम्स को इनहिबिट कर देते हैं। इनहिबिट कर देते हैं यानी कि रोक देते हैं। अब मजीद ग्लाइकोलिसिस नहीं होती, और जो बॉडी में थोड़ा बहुत ग्लूकोज बचा हुआ है फास्टिंग स्टेट में,
उस ग्लूकोज को बॉडी अपने अंदर स्टोर कर लेती है ताकि बवक्ते ज़रूरत हम इसको यूटिलाइज कर सकें। आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी और आप लोगों को पता है कि इंसान खाए बगैर ऑलमोस्ट 40 डेज तक जिंदा रह सकता है। तो वो कैसे रहता है, इसकी सारी चीज़ें मिल के रेगुलेट हो रही होती हैं। तो हमारे अंदर जो ग्लूकोज है या जो तमाम एनर्जी बनाने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको कंजर्व रखा जाता है। उन्हीं में ग्लूकोज है एक। तो ग्लूकोज को कंजर्व कौन करता है? ग्लूकागोन एंड एपिनेफ्रिन हार्मोनल लेवल पे उसको रेगुलेट कर देते हैं। क्लियर? सबको समझ लग गई? मैम ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन का एक दफा दोबारा फंक्शन बता दें। ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन का फंक्शन बिल्कुल इंसुलिन के उल्टा है। तो ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लूकागोन ये बताता है, ग्लूकागोन का वैसे काम क्या होता है? ग्लूकागोन का इंसुलिन के बिल्कुल ऑपोजिट काम होता है। ये क्या करता है? ग्लूकोज इंसुलिन अगर ग्लूकोज के लेवल को कम करता है तो ग्लूकागोन क्या करता है? इंसुलिन के लेवल को इंक्रीज कराता है। इंसुलिन कह रही हूँ, सॉरी, ग्लूकोज के लेवल को। ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करवाता है। कब इंक्रीज करवाएगा? जब बॉडी में ग्लूकोज की जरूरत है तो वो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है फिर ग्लूकोज में। क्लियर? तो ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन ये दोनों मिलकर क्या करते हैं कि इन तीनों एंजाइम्स को इनहिबिट कर देते हैं ताकि हमारे पास ग्लूकोज स्टोर रहे। ये तीनों एंजाइम इनहिबिट हो जाएंगे तो ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी। ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी तो ग्लूकोज हमारे पास सेव रहेगा। क्योंकि हम मजीद खा नहीं रहे, हम फास्टिंग स्टेट में हैं और बॉडी को नहीं पता कि हमारी फास्टिंग स्टेट कब तक चलती है, हमारा जो फाके का दौरानिया वो कब तक चलता है। तो बॉडी खुद से रेगुलेट करा देती है अपने हार्मोन्स के जरिए कि अब ग्लूकोज ने मजीद ग्लाइकोलिसिस में नहीं जाना, मजीद एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करनी। जब एनर्जी की ज़रूरत होगी सिर्फ तब ही, उसी वक्त ही हम इसको एक्टिवेट करेंगे। अदरवाइज फास्टिंग स्टेज में ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन इन तीनों एंजाइम्स को इनएक्टिव कर देता है। क्लियर? क्लियर हो गया आप लोगों को बेटा? जी ओके, मैम। चलें जी, नेक्स्ट पे आते हैं। दैट इज द लास्ट स्लाइड और वो क्या है? हमारी जीन रेगुलेशन। तो जीन रेगुलेशन का मैंने आप लोगों को हमने चौथा था ना हमारा ये अप्रोच, चौथी अप्रोच थी कि हम जीन के एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करके भी हम इन एंजाइम्स को रेगुलेट कर सकते हैं। और वो हम कैसे करते हैं? वो बेसिकली हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास, हमारे अंदर, हमारे अंदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं? ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं जीन्स की। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाना। और ट्रांसलेशन क्या होती है? मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाना। ये पता है ना आप लोगों को, सेंट्रल डॉगमा। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाना। और ट्रांसलेशन क्या होती है? मैम मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाना। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन। यस। तो जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? वो प्रोटीन्स होते हैं ना? यस मैम। एंजाइम्स प्रोटीन ही नेचर होते हैं ना, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। यस, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो हम इन एंजाइम्स को रेगुलेट कर सकते हैं। कैसे? उनको जेनेटिक लेवल पे कंट्रोल करके। जेनेटिक लेवल पे हम कैसे कंट्रोल करते हैं कि हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहते हैं। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, यानी कि जीन से स्पेसिफिक जीन का एक्सप्रेशन करवा के उसको मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट करवाते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? इनका बस आप लोगों ने एज इट इज एब्रिविएशन याद कर लेनी है क्योंकि इनके नेम्स बहुत बड़े बड़े हैं और अभी हम उनकी नोमेनक्लेचर में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम लोग जेनेटिक्स का कोर्स नहीं पढ़ रहे। तो ChREBP होता है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। दूसरा होता है CREB। तीसरा होता है SREBP, SREB भी कहते हैं इसको। और चौथा होता है FOXO, FOXO1। तो FOXO1, ChREBP, CREB एंड SREBP, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं
जीन्स के एक्सप्रेशन को, स्पेसिफिक जीन्स के एक्सप्रेशन को जो कि एंजाइम्स को कोड करती हैं। कौन से एंजाइम्स को? ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स को। तो जब हमें किसी एंजाइम की जरूरत नहीं है, जब हमें ग्लाइकोलिसिस नहीं करवानी, तो हमें हेक्सोकाइनेज की जरूरत नहीं है, हमें पायरुवेट काइनेज की जरूरत नहीं है, हमें PFK1 की जरूरत नहीं है। तब क्या करते हैं? इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को इनएक्टिव कर दिया जाता है। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इनएक्टिव होते हैं तो क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो आगे ट्रांसलेशन नहीं होगी, ट्रांसलेशन नहीं होगी तो प्रोटीन नहीं बनेगी, प्रोटीन नहीं बनेगा तो उसका मतलब है एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ये दोनों जो हार्मोन्स हैं, ये एक्ट एंटागोनिस्टिकली। मैंने पहले भी बताया कि एंटागोनिस्ट का क्या मतलब होता है? दूसरे के मुखालिफ काम करते हैं। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन एंटागोनिस्टिकली वर्क करते हैं इन एक्टिवेटिंग दीज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। वो क्या करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करवाते हैं। इंसुलिन कब एक्टिवेट करवाएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को? जब हमें इन एंजाइम्स की जरूरत है। तो जब हमें इन एंजाइम्स की जरूरत है तो इंसुलिन उनको एक्टिवेट करवा देगा। एक्टिवेट करवाएगा तो ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी, thus turning on and off large numbers of genes। तो इस तरह काफी सारी नंबर ऑफ जीन्स को हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी बॉडी कंडीशन। बॉडी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर इंसुलिन ज्यादा है बॉडी में, इसका मतलब है ग्लूकोज ज्यादा है। ग्लूकोज ज्यादा है तो हमें ग्लाइकोलिसिस करवानी है। ग्लाइकोलिसिस करवानी है तो हमें एंजाइम्स चाहिए। एंजाइम्स चाहिए तो हम क्या करते हैं? इंसुलिन जो है वो इन सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देता है, तो मैसेंजर RNA बन जाता है। मैसेंजर RNA से प्रोटीन बन जाती है और एंजाइम बन जाता है। तो इंसुलिन इसको एक्टिवेट करा देता है। जबकि अगर ग्लूकागोन बॉडी में ज्यादा है तो उसका क्या मतलब है? कि ग्लूकोज चाहिए बॉडी में। ग्लूकोज अगर बॉडी में चाहिए तो फिर हमें ग्लूकोज को कंजर्व करना पड़ता है, उसकी ग्लाइकोलिसिस को रोकना पड़ता है। तो ग्लाइकोलिसिस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? हम पीछे से शट डाउन कर देते हैं, हम पीछे से एंजाइम्स की प्रोडक्शन को ही रोक देते हैं। कैसे रोकते हैं? कि हम इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को इनएक्टिव कर देते हैं। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इनएक्टिव होते हैं तो इन जीन्स के मैसेंजर RNA नहीं बनते। मैसेंजर RNA नहीं बनते तो फिर क्या होता है? प्रोटीन नहीं बनती। प्रोटीन नहीं बनती तो एंजाइम नहीं बनता। एंजाइम नहीं बनता तो फिर क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस नहीं होती। तो इस तरह हम जेनेटिक लेवल पे भी जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं कि किस जीन को कब एक्टिव होना है, किस जीन को कब जो है वो ऑफ हो जाना है और किस जीन को कब ऑन होना है। तो ये सारी डिपेंड करती है हमारी अंदर हमारी बॉडी कंडीशंस के ऊपर। हमारी नॉर्मल जो हमारी बॉडी की कंडीशंस है उनके ऊपर डिपेंड करता है और उस हिसाब से हम अपनी जीन्स को रेगुलेट कर लेते हैं। क्लियर? सबको समझ लग गई? यस। ये हमारे कुछ रेफरेंसेस हैं कि हमने कहाँ से लिया है। हमने ये निंजर से लिया है और यूट्यूब से लिया है। यूट्यूब की जो वीडियो है वो आप लोगों के लेक्चर्स में आप लोगों को मिली हुई होगी, आप लोग वहाँ से भी प्ले करके देख सकते हो। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जी ये वाला जो हमने लेक्चर है। मैम जी। हाँ जी मैम जी, आपने सेंड किया हुआ है लेक्चर हमें? हाँ जी बेटा, मेरा ख्याल है कि मैंने आप लोगों को ये लेक्चर सेंड किया हुआ है। ठीक है। और आप लोगों की पोर्टल पे भी ये लेक्चर पड़ा हुआ है, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। लेक्चर नंबर 4 के नेम से है। पोर्टल से नहीं होता डाउनलोड? चलिए मैं फिर भी दोबारा भी आज आप लोगों को मेल कर दूंगी। मैं ज़मीना को मेल कर दूंगी, ज़मीना आप लोगों को दे देगी। ठीक है? ठीक है। ओके, तो चलें जी, अब मुझे बताएं किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम ट्रांसक्रिप्शन वाला दोबारा बता दे जो आप बता रही थी, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जो कोड होते हैं। मैम लास्ट जो पार्ट है वो बता दे दोबारा, थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। ओके, अब ये देखें हमारे पास मैम जीन रेगुलेशन और टॉपिक। ओके चलें जी, जीन रेगुलेशन वाला टॉपिक दोबारा बता देती हूँ। हमें पता है डीएनए का मेन फंक्शन।
डीएनए से इंफॉर्मेशन को कोड किया जाता है किसमें, मैसेंजर आरएनए पे, थ्रू ट्रांसक्रिप्शन। इतना पता है ना सबको। अब मैसेंजर आरएनए से इंफॉर्मेशन को कोड कर दिया जाता है इनटू दी प्रोटीन्स, और प्रोटीन से एंजाइम्स बन जाते हैं थ्रू ट्रांसलेशन। तो मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनाने का काम है वो कैसे किया जाता है, ट्रांसलेशन से किया जाता है। हम क्या करते हैं, हम ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट करने के लिए हम उसको जेनेटिक लेवल पे भी रेगुलेट कर सकते हैं। जेनेटिक लेवल पे उसको कैसे रेगुलेट करते हैं कि जो एंजाइम्स ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व होते हैं उन एंजाइम्स के लेवल को कम या ज़्यादा कर देना, उन एंजाइम्स के एक्सप्रेशन को, उन एंजाइम्स के बनने को रोक देना या उनके बनने को स्टार्ट कर देना। और ये काम हम कैसे करते हैं, बेसिकली हमारे पास कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। ये फैक्टर्स क्या होते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं। जब ये एक्टिव फॉर्म में होते हैं तो ये ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं स्पेसिफिक जीन्स की। और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कुछ आप लोगों के सामने दिखाए गए हैं। वो हैं ChREBP, CREB, SREBP एंड FOXO1। ये चारों जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, ये वो वाले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो ग्लाइकोलिटिक और ग्लूकोन्यूजेनिक पाथवे में एंजाइम इस्तेमाल हो रहे हैं, उन एंजाइम्स की ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, उन एंजाइम्स को बनाने के लिए काम करते हैं, उन एंजाइम्स की जीन्स को ट्रांसक्राइब कराते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई? ये वाले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हमें कहाँ पर चाहिए, हमें ग्लाइकोलिटिक और ग्लूकोन्यूजेनिक पाथवेज में जो एंजाइम इन्वॉल्व हैं उन एंजाइम्स को बनाने के लिए हमें ये वाले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स चाहिए। अगर तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिव फॉर्म में हैं तो जीन जो है वो अपने आप अपनी इंफॉर्मेशन को कोड कर देगी और ट्रांसक्रिप्शन करवा के मैसेंजर आरएनए बना देगी, और मैसेंजर आरएनए से आगे क्या हो जाएगा, एंजाइम बन जाएगा। जबकि अगर ये वाले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इनएक्टिव हैं तो फिर क्या होगा कि जीन जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को कोड करके ट्रांसक्राइब करके मैसेंजर आरएनए पे कन्वर्ट नहीं कर सकेगी। जब मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम कैसे इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं या इनएक्टिव करते हैं। ये डिपेंड करता है हमारी अपनी बॉडी कंडीशंस पर। अब इन दोनों को, इन सारे के सारे इन चारों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिव करने के लिए एक हार्मोन होता है इंसुलिन। वो इंसुलिन क्या करता है, इनको एक्टिव कर देता है। कैसे एक्टिव करता है, क्योंकि अभी हमने पहले पढ़ा इंसुलिन अगर हाई लेवल में मौजूद है तो ये इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज हाई लेवल में मौजूद है। अगर ग्लूकोज हाई लेवल में मौजूद है इसका मतलब है कि हमें ग्लाइकोलिसिस करवानी है ताकि ग्लूकोज कम हो सके। तो ग्लाइकोलिसिस करवानी है, ग्लाइकोलिसिस करवाने के लिए हमें ग्लाइकोलिसिस करवाने वाले एंजाइम्स भी चाहिए। ग्लाइकोलिसिस करवाने वाले एंजाइम्स चाहिए तो पीछे से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन जीन्स को ऑन करना पड़ेगा, इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को ऑन करना पड़ेगा। तो इंसुलिन क्या करता है, इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो ग्लाइकोलिटिक पाथवे के जो एंजाइम्स हैं उनकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। उनकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है तो फिर उनकी ट्रांसलेशन हो जाती है, ट्रांसलेशन होती है तो एंजाइम बन जाता है। उसके उल्ट एंटागोनिस्टिकली ग्लूकागॉन वर्क करता है। हमें पता है ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकागॉन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। तो अगर ग्लूकागॉन ज्यादा है इसका मतलब है कि बॉडी में ग्लूकोज की ज्यादा जरूरत है। तो बॉडी में अगर ग्लूकोज की ज्यादा जरूरत है इसका मतलब है कि जो थोड़ा बहुत ग्लूकोज बॉडी में पड़ा हुआ है हमें उसको स्टॉप कर, हमें इसकी ग्लाइकोलिसिस को स्टॉप करना है ताकि जो नया ग्लूकोज बने वो फौरन से ग्लाइकोलिसिस में ना चला जाए। तो ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकागॉन ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को इंश्योर कराता है कि ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए। ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने के लिए हमें एंजाइम्स को इनएक्टिव करना पड़ता है। तो उन एंजाइम्स को हम दूसरे तरीकों से भी इनएक्टिव कर सकते हैं और साथ ही साथ हम एंजाइम्स की प्रोडक्शन को भी रोक देते हैं कि एंजाइम मजीद बने भी ना। तो ना बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को इनएक्टिव कर देते हैं। तो ग्लूकागॉन इन चारों के चारों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को इनएक्टिव कर देता है। जब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इनएक्टिव हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि इनकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। ये जीन्स जो हैं जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं
उनकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो ट्रांसलेशन नहीं होगी, ट्रांसलेशन नहीं होगी तो प्रोटीन या एंजाइम हमारे पास प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस तरह से भी हम जेनेटिक लेवल पे ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट कर सकते हैं। जब एंजाइम्स नहीं होंगे तो ग्लाइकोलिसिस भी नहीं होंगे। इस तरह हम बहुत सारी नंबर ऑफ जीन्स को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आर इंटरनल कंडीशंस बाय एक्टिवेटिंग और इनएक्टिवेटिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। क्लियर हो गया आप सबको? हाँ जी। कंडीशन सूटेबल नहीं होती तो फिर ये एक्टिव और इनएक्टिव की क्या स्टेट होती है हमारी बॉडी में? सॉरी बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आई आपके क्वेश्चन की। मैम मैं कह रही थी जब एंजाइम हमारी बॉडी की इंटरनल स्टेट इस तरह की नहीं होती कि हम उसको एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते, तो कैसी स्टेट होती है जब एंजाइम हमारी बॉडी में, बॉडी की स्टेट होती है जिसमें वो इनएक्टिव, वो ये हमारी बॉडी पे डिपेंड करता है ना, तो वो एक्टिव और इनएक्टिव कैसे होते हैं आप बता दें। बेटा किसी और को समझ आ रही है इनकी क्वेश्चन की तो वो प्लीज मुझे बता दें, क्योंकि मुझे इनकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ जी बेटा बताएं। बोलें बेटा। बेटा क्या पूछना चाह रहे हो आप? किसी और को आवाज आई है इनकी? मैम जी वो पूछ रही है कि हमारी बॉडी में एक्टिव और इनएक्टिव वो कैसे होती है। क्या एक्टिव और इनएक्टिव कैसे होती है? मैम जी इनकी समझ ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या बोल रही हैं। बेटा अपना हैंड रेज करें जो अभी क्वेश्चन पूछ रही थी पहले, जिनकी आवाज मुझे नहीं आ रही थी। अपना हैंड रेज करें ताकि मुझे पता चले। बेटा अपने माइक को, हाँ जी 4041। मैं पूछ रही थी कि हमारी बॉडी के इंटरनल जो कंडीशन है उसके मुताबिक हमारी जो ये जो होते हैं एंजाइम जो एक्टिव और इनएक्टिव कैसे होते हैं, मतलब ये बता दें मुझे। इंटरनल कंडीशंस के मुताबिक जो सूटेबल इंटरनल कंडीशंस हमारी बॉडी के मुताबिक ही आपने क्या एक्टिवेट और इनएक्टिवेट होते हैं। हाँ जी, तो मैंने यही चीज मैंने अभी एक्सप्लेन भी की है कि अगर बॉडी की कंडीशन ऐसी है कि बॉडी वेल फेड स्टेट में है, वेल फेड स्टेट में है तो उसका मतलब बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा है। अगर बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा है तो उसको हमने क्या करना है, उसको हमने ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ग्लूकोज को कम करना है, तो ग्लाइकोलिसिस करवानी है। ग्लाइकोलिसिस जब हमें करवानी है तो हमें अपने जो एंजाइम्स हैं जो ग्लाइकोलिसिस करवाते हैं उनको एक्टिव करना है। उनको एक्टिव हम काफी तरीकों से कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़े हैं कि हम हेक्सोकाइनेज को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, हम PFK1 को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, हम पायरुवेट काइनेज को कैसे एक्टिव कर सकते हैं। फिर हमने हार्मोनल रेगुलेशन भी पढ़ी कि हम हार्मोन्स के जरिए भी इनको रेगुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद हमारे पास चौथी अप्रोच आती है, वो चौथी अप्रोच है कि हम जीन के लेवल पे इनको कैसे एक्टिव कर सकते हैं। तो जीन के लेवल पे हम कैसे इसको रेगुलेट करते हैं कि जेनेटिक लेवल पे हम इन एंजाइम्स को, अगर इंसुलिन ज्यादा है तो वो इंसुलिन क्या करता है, इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। कैसे एक्टिवेट करता है ये तो हमने अभी पीछे पढ़ा है कि ग्लूकोज ज्यादा है तो उन तीनों एंजाइम्स को एक्टिवेट कर दिया जाता है ताकि ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो जाए। अब जेनेटिक लेवल पे हम क्या करते हैं, जेनेटिक लेवल पर इंसुलिन इन चारों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देता है। इंसुलिन इन चारों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ये चारों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो जीन्स की, वो वाले जीन्स जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे की, जो ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स हैं, ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स की जीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं। तो वो जीन्स जो है वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देती हैं। जैसे ट्रांसक्रिप्शन होती है तो फिर क्या होती है, ट्रांसलेशन हो जाती है और हमारे पास एंजाइम्स और ज्यादा भी बन जाते हैं।
तो इंसुलिन एक और तरह से भी रेगुलेशन कर सकता है, वो है जेनेटिक लेवल की रेगुलेशन। आप लोग मेरा ख्याल है यहाँ पे कंफ्यूजन कर रहे हो, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो कि पहले जो हमने रेगुलेशन पढ़ी थी वो क्या थी। हर तरह से रेगुलेशन हो सकती है। हमारे पास 4 डिफरेंट अप्रोचेज हैं, इन चारों अप्रोचेज में से किसी भी अप्रोच के थ्रू हम ग्लाइकोलिसिस को एक्टिव या इनएक्टिव कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उस वक्त की कंडीशंस क्या हैं। अगर उस वक्त ऐसी कोई कंडीशन है कि सिर्फ जेनेटिक रेगुलेशन ही की जा सकती है तो जेनेटिक रेगुलेशन कर दी जाती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि जेनेटिक रेगुलेशन जो है वो सबसे आखिरी हल होता है। जेनेटिक रेगुलेशन बहुत सबसे पहले नहीं की जाती, सबसे पहले बाकी रेगुलेशंस इख्तियार की जाती हैं। अगर उन बाकी रेगुलेशन से ग्लाइकोलिसिस कंट्रोल ना हो रही हो या कोई और एस्पेक्ट कोई भी फिनोमिनन है अगर वो कंट्रोल ना हो रहा हो, तो फिर हम जेनेटिक रेगुलेशन पे आते हैं कि पीछे से ही मेन स्विच ही ऑफ कर देते हैं या मेन स्विच ही ऑन कर देते हैं। ठीक है, आपके घर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आती है, अगर पीछे से ही आप मेन स्विच ऑफ कर दो अपना, तो क्या होता है, सारे घर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है, सारे घर को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती। और आप चाहो तो आपका जो पूरा ब्रेकर सिस्टम लगा होता है आपके घर में, आप चाहो तो आप सिर्फ एक रूम की इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर लेते हो, आप चाहो तो 2 रूम्स की इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर लेते हो। तो डिपेंड करता है, रेगुलेशन आप कर रहे हो, आप अपने घर को रेगुलेट करने, आप अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलेट कर रहे हो, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। जो हमने पहले रेगुलेशंस पढ़ी एंजाइम्स के थ्रू, हम उनके थ्रू भी रेगुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ी हार्मोन्स के थ्रू, हम हार्मोन्स के थ्रू भी कर सकते हैं। और जो NADH और ATP वाला था वो हमने हर एंजाइम के साथ साथ ही उसका पढ़ लिया कि ATP अगर ज्यादा हो कम हो तो उससे कैसे रेगुलेट किया जाता है। और फिर एंड पे हमारे पास आती है जीन रेगुलेशन। अगर बीच में हमारा कोई स्विच खराब हो जाए, एक कमरे की इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेट नहीं हो रही हमसे, तो हम पीछे से फिर मेन पे चले जाते हैं, हम फिर पीछे से मेन स्विच ही बंद कर देते हैं। तो अब आप लोगों को क्लियर हुआ है, ये हो गया क्लियर? ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? तो इंसुलिन एक मिनट बेटा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो अपना उनका पिछला कन्वेंशनल तरीका है उस तरीके से भी वो रेगुलेट कर रहे हैं, पर एडिशनली इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है वो जीन के लेवल पे भी रेगुलेट कर सकते हैं कि इंसुलिन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन करवा देती है, और ग्लूकागॉन जो है वो इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को इनएक्टिव कर देता है और ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है। ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है तो आगे मजीद एंजाइम नहीं बनता, यानी कि पीछे से मेन स्विच ऑफ कर दिया। क्लियर? हाँ जी, अब कौन पूछ रहा था बेटा, पूछें, कौन पूछना चाह रहा है, अपना हैंड रेज करें। बेटा कौन पूछना चाह रहा था, पूछें। किसने, मैं जब बता रही थी तो किसने कहा था मैम जी? मैम जी हम लीव कर दें अब? क्यों, आपने ये पूछना था? आपकी नेक्स्ट कोई क्लास नहीं है? मैम जी पता नहीं मैम, मुझे तो। आप लोगों की नेक्स्ट कोई क्लास है? जरमीना से पूछती हूँ मैं। वैसे तो हमारी मैम थर्सडे को कोई क्लास नहीं होती। ओके, आज ये नहीं थी हमारी क्लास, आज ये आपकी लास्ट है मैम। ओके ठीक है, तो मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क करने लगी हूँ। ओके मैम। मैम जी। हाँ जी मैम जी, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है 4038 उसकी लाइट चली गई है तो अटेंडेंस लगा दीजिएगा, पहले क्लास ले रही थी वो। ओके ठीक है, मैं मार्क कर दूंगी। थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सबको आज के लेक्चर की समझ आई है?
यस मैम सबको समझ आ गई है? कल आप लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको पता है ना, आप लोगों का ग्लाइकोलिसिस का टेस्ट है, क्विज है। जी मैम जी। ग्लाइकोलिसिस के साथ रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस भी कर लें। तो कल आप लोगों का ग्लाइकोलिसिस, नेक्स्ट लेक्चर वेडनेसडे को आप लोगों का ग्लाइकोलिसिस एंड रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इन दोनों का क्विज होगा, इन दोनों का टेस्ट होगा। मैम जी टोटल पे ग्लाइकोलाइसिस है, उसके आपने 3 से 4 पार्ट लेक्चर किया है, तो फिर सारे उसमें आएंगे? हाँ जी, वो सारे ही हैं उसमें। मैम की अटेंडेंस कैसे होगी? अटेंडेंस हो गई है बेटा आप लोगों की, मैंने डाउनलोड कर लिया बेटा, मेरे पास आप लोगों की अटेंडेंस आ रही होती है, मैंने डाउनलोड कर ली है, आप लोग लीव कर सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़ क्लास। मैम हमने तो चैट पे लगाई नहीं है बेटा, चैट पे नहीं होती, मेरे पास अलग से आप लोगों की लिस्ट बनकर आती है जब आप लोग क्लास ज्वाइन करते हो, तो मैं वहां से आप लोगों की अटेंडेंस डाउनलोड कर लेती हूँ। आप लोगों को अटेंडेंस के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, इट इज योर टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, ये आपकी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो कर लेगा, ठीक है? तो आपको इस चीज पे परेशान होने की जरूरत नहीं। मैम मेरी भी लगा दे सादिया की किसकी बेटा? आज रीसीट के स्टूडेंट कौन से आए? मैम मैं आई हूँ सादिया और मरियम का नहीं पता। हाँ जी बेटा, सादिया आपकी लग गई। आप जब से क्लास स्टार्ट हुई आप यही हो ना? यस मैम। हाँ जी, आपकी मार्क हो गई है टाइम। ठीक है मैम। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग अब लीव कर सकते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैम आप हमारा क्विज इस मंडे को ले लें, कल भी हमारा क्विज दिया और असाइनमेंट भी हमने देनी है मैम को, इतनी लंबी है वो, 180 MCQs हमने बनाने हैं, काम इतने आज। मैं कल के लिए तो नहीं कह रही, मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए कह रही हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का मेरे साथ वेडनेसडे को है। यस मैम, फिर ठीक है। ठीक है, मेरी कल से मुराद, अगर मेरे मुंह से कल निकला है तो वो मेरी कल से मुराद ये थी कि आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर जब भी मेरे साथ है, उस नेक्स्ट लेक्चर में, कल का मतलब हमेशा मेरी तरफ से ऑफिशियल वर्किंग डे होता है, तो हमारा ऑफिशियल वर्किंग डे वेडनेसडे को बनता है ना, पहला उस दिन होगा आप लोगों का क्विज। ओके, नेक्स्ट वेडनेसडे को। जी मैम। तो रिमेंबर, नेक्स्ट वेडनेसडे को आप लोगों का क्विज है ग्लाइकोलिसिस एंड रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस का। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़ क्लास। अल्लाह मैम हाँ जी मैम, जो आपने हमें टीम पे वीडियो रिकॉर्डिंग सेंड की है ना, लेक्चर की रिकॉर्डिंग, मैम वो ऑन ही नहीं हो रही। वो बेटा मैं उसका देखती हूँ, उसका कोई फंक्शन बंद है, अभी मुझे एक स्टूडेंट भी बता रहा था, तो मैं वो देख के फिर मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करती हूँ कि वो। और मैम एक और बात, मैम जो आपने क्विज लेना है ना ग्लाइकोलाइसिस का, मैम उसकी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दें। बेटा वो वाले लेक्चर्स तो रिकॉर्ड ही नहीं किए हुए, लेक्चर रिकॉर्डिंग कल से ही हुई है, और वो जो रिकॉर्डिंग हुई है वो मैं आप लोगों को साथ साथ ही शेयर कर रही हूँ। आज के लेक्चर के भी आप लोगों को साथ ही शेयर हो जाएगी। ग्लाइकोलिसिस की रिकॉर्डिंग नहीं है। ओके, चलें ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। बेटा अपने माइक्स को म्यूट रखा करें।